एआरडीएस क्या होता है और एआरडीएस के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और एआरडीएस हम कैसे मैनेज करते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एआरडीएस, उसके रिस्क फैक्टर्स और उसका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें जो इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आया है वो एआरडीएस में है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट को हो रहा है। तो जब कोई भी पेशेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आए तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम बर्लिन क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसका भी रिसेंट कुछ चेंजेस भी हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो सबसे पहले तो वो एक्यूट ऑनसेट होना चाहिए। विद इन 7 डेज पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हुई। अभी पेशेंट बता रहा है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले से ही मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। दूसरा हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम जब चेस्ट एक्सरे करें या रिसेंटली अल्ट्रासाउंड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, हम अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें बायलेटरल लंग इन्वॉल्व हो और बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए। और तीसरा हमारा हमें रूल आउट करना है कि पेशेंट कार्डियक फेलियर में तो नहीं है या फिर वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं है। मतलब इट इज शुड नॉट बी टोटली एट्रीब्यूटेबल टू हार्ट फेलियर और वॉल्यूम ओवरलोड। ऐसा नहीं है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट को एआरडीएस नहीं हो सकता, बट टोटली एट्रीब्यूटेबल टू दैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमें इको से रूल आउट कर सकते हैं, इको करा सकते हैं, या फिर पहले हम पल्मोनरी कैथेटर यूज किया करते थे, आजकल नहीं यूज करते, तो हम इको करके देख सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट फंक्शन कितना है या पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो नहीं है या बहुत ज्यादा वॉल्यूम ओवरलोड में तो नहीं है पेशेंट। ठीक है, फिर चौथी चीज हमारी होती है कि हमें ये देखना है कि पेशेंट का ऑक्सीजनेशन कैसा है। तो ऑक्सीजनेशन हम कैसे देखते हैं? एक तो हमने बताया कि हम PO2 अपॉन FiO2 रेशियो देखते हैं, जिसको हम PF रेशियो बोलते हैं। PO2 क्या होता है? PO2 हम देखते हैं एबीजी के अंदर, और FiO2 जितने परसेंट हम ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं। पेशेंट अगर एनआईवी सपोर्ट पे है और उसको मिनिमम हमें 5 सेंटीमीटर ऑफ H2 का प्रेशर देना है। अगर CPAP पे है तो जो हमारा एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है दैट इज EPAP शुड बी 5 सेंटीमीटर ऑफ H2। अगर पेशेंट हमारा इन्वेजिव है, इन्वेजिवली वेंटिलेटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हमें उस समय पीस देना है। अगर हम HFNC यूज कर रहे हैं तो मोर देन 30 लीटर पर मिनट का हमारा फ्लो होना चाहिए HFNC का। तो उस पर हमें पेशेंट का ऑक्सीजनेशन देखना है, पेशेंट का PO2 कितना है और कितने परसेंट हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो FiO2 हमने सेट करते हैं 40%, 30%, वॉट एवर वी सेट, तो उसका जो रेशियो निकल के आएगा, अगर वो 300 से कम है या फिर अगर हम उसकी जगह हमारे पास एबीजी नहीं है अभी, तो हमने SpO2 लगाया है, तो हम SpO2 अपॉन जो हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं FiO2 का रेशियो देखें, वो अगर 315 से कम है तो हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि हमारा पेशेंट एआरडीएस में है। ठीक है, अब हमने डायग्नोसिस बना ली कि पेशेंट हमारा एआरडीएस में है, तो उसमें हमें देखना है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर या व्हाट आर द पॉजिटिव, व्हाट आर द अंडरलाइंग कॉज जिसकी वजह से पेशेंट एआरडीएस में गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अंडरलाइंग कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे या फिर जो रिस्क फैक्टर है उसको एक एट द सेम टाइम नहीं ट्रीट करेंगे, तो हमारा जो ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का इंप्रूवमेंट वो आने में डिले हो सकता है या फिर हो सकता है कि वर्सनिंग ही होती रहे। तो हमें पेशेंट का अंडरलाइंग कॉज या फिर रिस्क फैक्टर भी देखना है। तो हमें ये जानना है कि पेशेंट क्या किस वजह से एआरडीएस में जाता है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर पेरेंकाइमल कॉजेज होते हैं और एक्स्ट्रा पेरेंकाइमल कॉजेज होते हैं। पेरेंकाइमल मतलब जो लंग से एसोसिएटेड है, लंग पेरेंकाइमल से एसोसिएटेड, तो उसको हम पेरेंकाइमल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। जो अदर देन लंग से एसोसिएटेड है उसको हम एक्स्ट्रा पेरेंकाइमल बोल देते हैं। तो पेरेंकाइमल तो सबसे कॉमन निमोनिया है। पेशेंट को बैक्टीरियल या वायरल या फंगल निमोनिया हो सकता है जिसकी वजह से इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हुआ बॉडी के अंदर और पेशेंट उस इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से एआरडीएस में चला है ना। अदर रिस्क फैक्टर हमारा हो सकता है लंग का ट्रॉमा हो गया हमें, है ना, उसकी वजह से एआरडीएस में चला गया, या पेशेंट एस्पिरेशन निमोनिया में चला गया तो एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो गया पेशेंट को, या फिर कुछ इनहेलेशनल इंजरी हो गई, इनहेलेशनल पॉइजनिंग इंजरी हो गई या कुछ इनहेलेशनल इंजरी हो गई जिसकी वजह से पेशेंट एआरडीएस में चला। दूसरे हमारे कॉजेज होते हैं एक्स्ट्रा पेरेंकाइमल। एक्स्ट्रा पेरेंकाइमल में सेप्सिस है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, ऑलरेडी पेशेंट का इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट एआरडीएस में जा सकता है। हमारा पैंक्रियाटाइटिस है, हमारा मल्टी ट्रॉमा है, जैसे पॉलीट्रॉमा बोलेंगे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स है, तो पैट एम्बोलिज्म या फिर पर से जो हमारा ट्रॉमा है मैसिव ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं,
उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है, इसकी वजह से भी पेशेंट एआरडीएस में जा सकता है। और हमारा पॉइजनिंग है, कुछ वैसी पॉइजनिंग है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारे कॉजेज हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, जो हमारा ट्राली हम जिसको बोलते हैं कि ब्लड रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से पेशेंट एआरडीएस में चला गया। तो ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट निमोनिया में है, पेंक्रेटाइटिस में या ट्रॉमा में है, तो उसका फिर हमें जो अंडरलाइन कॉज है उसका फिर हमें और एग्रेसिवली ट्रीट करना है। तो अब आ जाता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में तो यही हो गया कि हमें एक तो अंडर रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करना है और अंडरलाइन कॉज को भी एट द सेम टाइम ट्रीट करना है। दूसरा हमारा स्पेसिफिकली एआरडीएस ट्रीटमेंट आ जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन होता है। एनआईवी की बात अगर आप करें तो सिर्फ माइल्ड एआरडीएस में हम एनआईवी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम एनआईवी यूज करते हैं तो हमारी मॉनिटरिंग और बढ़ जाती है। अगर पेशेंट इंप्रूव कर रहा है और पेशेंट कंफर्टेबल है, जैसे कि हमने बात करा, हमें लंग रेस्ट देना है, लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट बहुत ज्यादा लार्ज टाइडल वॉल्यूम ले रहा है और सेल्फ इंफ्लिक्टेड इंजरी कर रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट और डिस्ट्रेस में जा रहा है। तो अगर हम एनआईवी यूज कर रहे हैं माइल्ड केसेस, तो हमें और ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है। पेशेंट कंफर्टेबल है, इंप्रूव हो रहा है, तो हम एनआईवी पे पेशेंट को रख सकते हैं, है ना। अगर हमारा मॉडरेट टू सीवियर एआरडीएस है या फिर हमारा एनआईवी पेशेंट नहीं टॉलरेट कर रहा है या नहीं इंप्रूव कर रहा, तो हमें पेशेंट को इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेना है और लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन पे हमें स्टार्ट करना है। लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन क्या होता है कि हमें लो टाइडल वॉल्यूम यूज करनी है। यूजुअली 6 ml पर केजी हम टाइडल वॉल्यूम यूज करते हैं। दूसरा, हमें पीप लगाना है पेशेंट को। पीप आप कैसे देख सकते हैं, ऑनलाइन आपका एआरडीएस नेट क्राइटेरिया हुआ दे रखा है। एआरडीएस नेट से आप देख सकते हैं कि कितने FiO2 पे हमें कितनी पीप देनी है ना। एक तो वो है। दूसरा, हमारा पीप टाइट्रेशन मेथड्स होते हैं, उस पर हम कभी और बात करेंगे। पीप टाइट्रेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं जिससे हम अपने एआरडीएस पेशेंट में पीप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें प्लेटो प्रेशर्स जो होते हैं वो हमें 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O से कम रखने हैं। और ड्राइविंग प्रेशर्स जो होते हैं, ड्राइविंग प्रेशर्स क्या होता है, प्लेटो प्रेशर्स माइनस पी, वो ड्राइविंग प्रेशर होता है, वो हमें 15 से कम रखना है। और ये हमारा हो गया। और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हम 30 तक क्लियर हो सकते हैं एज पर पेशेंट नीड। इसमें हम, क्योंकि यूजुअली हम लो टाइडल वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है CO2 बढ़े, तो हम CO2 अपना 55 तक परमिसिव हाइपरकैप्निया रख सकते हैं। तो दिस इज लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के अलावा और पॉजिटिव जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करने के अलावा और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम और एडजवेंट क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं इन अर्ली एआरडीएस। मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को हम पीप दे रहे हैं, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं टॉलरेट कर रहा है, फर्स्ट 48 आवर्स के लिए हम पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट इसके बाद भी हमारा नहीं इंप्रूव कर रहा है और हमारा पीएफ रेशियो 150 से कम है या फिर 200 भी है बट डिटोरिएटिंग है, तो बेटर है हम पेशेंट को फिर प्रोनिंग ट्रायल्स दें। पेशेंट को हम प्रोनिंग दें। 16 आवर्स के लिए हमें पेशेंट को प्रोन करना होता है, फिर हमें सुपाइन करना होता है ना। इन केस प्रोनिंग से भी पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब फिर हमें पेशेंट को सोचना चाहिए कि पेशेंट को हम वीवी एक्मो पे या वी एक्मो पे एज पर पेशेंट नीड को पेशेंट को ले, ठीक है। ये ही मेन है। बाकी एडजॉइंट आते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड इनहेलेशन, बट उसका उतना ज्यादा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने के होते हैं, बट उसका उतना ज्यादा अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है। बाकी हम वेंटिलेटर पे देख लेते हैं कि कैसे हमें सेटिंग रखनी है और प्लेटो प्रेशर्स और वो हमें कैसे डिसाइड करने हैं। तो जैसे हमारे पास कोई पेशेंट है ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल 50 kg का पेशेंट है, तो हम टाइडल वॉल्यूम 50 kg में कितने रख लेंगे, 300, 6 ml पर kg के हिसाब से 600 हम 300 टाइडल वॉल्यूम रख लेंगे। पेशेंट का हम टारगेट करेंगे कि 92 से ऊपर रहे SpO2 पेशेंट का, है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी FiO2 सेट कर लेंगे। जैसे हमने 60 FiO2 रख ली, तो 60 FiO2 पे हम देखेंगे कि कितनी हमें पीप रखनी है। तो यूजुअली 60 FiO2 पे हमें 10 तक पीप रखनी है। रेट अकॉर्डिंग टू ABG, जो हम सीरियल ABG करा रहे हैं, है ना, उसमें हम CO2 देखेंगे, PO2 देखेंगे, तो उसमें हम रेट रख लेंगे। एक चीज और है कि इसके अंदर जो ARDS होता है उसके अंदर हमें जो मीन एयरवे प्रेशर होता है वो भी बढ़ाना होता है। तो इसमें हम इंस्पिरेटरी टाइम भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इंस्पिरेटरी टाइम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मीन एयरवे प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा, है ना। तो इसमें हमने जैसे 1:1 का रेशियो हम रख लिया इसके अंदर, ठीक है।
तो हमने ये हमारी सेटिंग हो गई। अब इसके अंदर हमें देखना है कि प्लेटू प्रेशर्स कितने हैं, तो इसमें नेक्स्ट पेज पे आके इधर ये पी प्लेट देख रहा है, बट हमें ये वाले पी प्लेट नहीं देखने हैं, हमें इंस्पिरेटरी होल्ड करना है। अब हमने इंस्पिरेटरी होल्ड किया, अब जो हमारे प्लेटू प्रेशर्स 20 आ रहे हैं, तो इस केस में हमारा प्लेटू प्रेशर्स 20 हो गए, है ना। और हमारा ड्राइविंग प्रेशर्स क्या होता है, प्लेटू प्रेशर्स माइनस पी। तो इसके अंदर जैसे 20 प्लेटू प्रेशर्स है और 10 का पीप है, तो इसमें ड्राइविंग प्रेशर 10 है। इसमें अभी हमारे पास अगर पेशेंट का CO2 बढ़ रहा है, तो फॉर इस पेशेंट के अंदर अभी हमारे पास स्कोप है टाइडल वॉल्यूम बढ़ाने का, क्योंकि हमारे प्लेटू प्रेशर्स भी मच बिलो देन 30 है और ड्राइविंग प्रेशर्स भी हमारा 10 है, क्योंकि 15 से काफी कम है। तो इसके अंदर हम टाइडल वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं अगर हमें CO2 वॉश करना है। ठीक है, और कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.